हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th जो लास्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक व्यवस्थापिका। तो उसके व्यवस्थापिका के बारे में कि व्यवस्थापिका क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और समसामयिक संदर्भ में क्या प्रवृत्ति है व्यवस्थापिका को लेकर के, ये हम आज देखने जा रहे हैं। ये हमारा टाइटल है सरकार के अंग एवं उनके कार्य, जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। समसामयिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में कि वर्तमान समय में इनको लेकर के क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है। और पहला अंग हम व्यवस्थापिका को लेंगे, व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे। तो हम सरकार तो जानते ही हैं, सरकार वह संस्था है जो राज्य के कार्यों को मूर्त रूप देती है। जो राज्य को अलॉटेड कार्य होते हैं सरकार उन्हें परफॉर्म करती है, उन्हें करती है, मतलब कुछ व्यक्ति जो उन कार्यों को करते हैं वो संस्था सरकार कहलाती है। सरकार के कितने अंग होने चाहिए या कितने अंग होते हैं, इसको लेकर के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ 2 अंग होने चाहिए कहते हैं या होते हैं, और कुछ लोग 5-6 तक सरकार के अंगों के बारे में होने चाहिए या हैं, ये बात कहते हैं। पर वर्तमान समय में और एक सामान्य धारणा भी यही है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 मुख्य जो कार्य सरकार के माने जाते हैं वो मेनली ये 3 अंग परफॉर्म करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम जानते हैं शुरू से कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि मुख्य रूप से जो राज्य को कार्य सौंपे जाते हैं वो इन 3 अंगों के द्वारा आसानी से परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। व्यवस्थापिका जो अंग है या विधायिका भी जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से कानून निर्माण करने का कार्य करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करने, और न्यायपालिका उन कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। ये इन सरकार के इन 3 अंगों के ये प्रमुख कार्य होते हैं। और भी जुड़े हुए कई कार्य होते हैं, पर जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। विभिन्न देशों में हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के विभिन्न नाम हैं। जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसे संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं, ब्रिटेन में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। मतलब पार्लियामेंट इंग्लिश का जो वर्ड है वो व्यवस्थापिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, जिसे व्यवस्थापिका को हमारे यहाँ संसद कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है। फ्रांस में नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा हम हिंदी में कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड में इसे फेडरल असेंबली या संघीय सभा इसका नाम है। और ये भी है कि अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के कार्यों और शक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। मतलब मुख्य कार्य कानून निर्माण करने का है, पर उससे जुड़ी हुई शक्तियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर हर देश में पाया जाता है। और यदि अलग तरह की शासन प्रणालियां हैं तो फिर ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे राजतंत्र में व्यवस्थापिका का कार्य बहुत कानून निर्माण तो होगा, पर उसकी शक्तियां बहुत लिमिटेड होंगी, और लोकतंत्र में कानून निर्माण कार्य होगा पर उसकी शक्तियां बहुत ज़्यादा होंगी। हम यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्थापिका जनता की प्रतिनिधि संस्था होती है। क्योंकि लोकतंत्र तो शासन ही जनता का शासन होता है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग जो होगा डेफिनेटली वो व्यवस्थापिका ही हुआ, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि इसी संस्था में होते हैं, और यही जन इच्छा का मूर्त रूप होती है। क्योंकि जन इच्छा यही प्रकट होती है, जो प्रतिनिधियों की राय होती है वो यही प्रकट होती है, जो एक्चुअल में जनता की इच्छा होती है। सर्वाधिकारवादी राज्यों में व्यवस्थापिकाएं
कम महत्वपूर्ण होती हैं वो या तो कार्यपालिका की अनुकरणकर्ता होती हैं या उनकी शक्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। सर्वाधिकारवादी जैसे तानाशाही राज्यों में या जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति का केंद्रीकृत करने वाले राज्य होते हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की भी हम ऐसी स्थिति बता सकते हैं। व्यवस्थापिकाओं की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं होती है। व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण अंग होती हैं लोकतंत्रों में, क्योंकि उसी के द्वारा बनाए कानून अन्य 2 अंगों को आधार प्रदान करते हैं। कार्यपालिका इन्हीं कानूनों को कार्य रूप में परिणत करती है, मतलब उसके कार्य का जो आधार है वो भी व्यवस्थापिका प्रदान कर रही है, और न्यायपालिका भी इन्हीं कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है। तो न्यायपालिका के कार्यों का आधार भी व्यवस्थापिका ही दे रही है। तो इस तरह से अन्य 2 अंगों की तुलना में व्यवस्थापिका की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ इस प्रकार होते हैं, वो हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ देख रहे हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण काम जो हम अब गिना भी चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण का कार्य या नियम का निर्माण का कार्य जिसके आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है, मतलब वो नियम जो वैध नियम जिनके आधार पर पूरी शासन व्यवस्था चलती है, उनका निर्माण व्यवस्थापिका ही करती है। हालांकि व्यवस्थापिका जो संविधान के द्वारा सीमाएं बना दी गई हैं, संविधान के द्वारा जो कानून निर्माण का प्रोसीजर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल करके उन कानूनों का निर्माण करती है। तो व्यवस्थापिका नए कानूनों का निर्माण करती है, पुराने कानूनों में भी संशोधन कर सकती है और उन पुराने कानूनों को समाप्त भी कर सकती है। तो ये प्रोसीजर हर देश में थोड़ा थोड़ा अलग पाया जाता है कानून निर्माण का, पर मुख्य रूप से व्यवस्थापिका का कार्य कानून निर्माण करना होता है। दूसरा प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका का संविधान में संशोधन करना। जो संविधान किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शुरू में बना दिया जाता है या बाद में परिवर्तित करके भी बना दिया जाता है, पर एक मुख्य कानूनों का एक संकलन होता है जिसके बेस पर बाकी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो वो संविधान में संशोधन यदि आवश्यक हो तो ये माना जाता है कि जनता के प्रतिनिधियों को ही ये शक्ति मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। तो लोकतंत्रों में सामान्यतः व्यवस्थापिका को संविधान में संशोधन की शक्ति दी जाती है। भारत में भी हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुत सारे प्रोविजंस में तो वो साधारण बहुमत से, और बहुत सारे प्रोविजंस में 2/3 बहुमत से, और कुछ एक मामलों में वो राज्य की विधानमंडलों की सहमति से कर पाती है। पर संविधान में संशोधन का कार्य हमारे यहाँ पर सारे लोकतंत्रों में सामान्यतः व्यवस्थापिकाएं ही करती हैं। तीसरा कार्य व्यवस्थापिका का राष्ट्रीय बजट पर नियंत्रण। ये लगभग सभी शासन व्यवस्थाओं में, सभी लोकतंत्रों में व्यवस्थापिका को ही सौंपा जाता है कि वो राष्ट्र के बजट पर नियंत्रण रखे। मतलब बजट जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है कि राष्ट्र की कितनी आय होनी है और कैसे होनी है, या कितना व्यय करना है सरकार को और किन किन मदों पर करना है, किस तरीके से करना है, ये सब राष्ट्रीय बजट में होता है और इसको व्यवस्थापिका में ही इसे पास किया जाता है, पारित किया जाता है। तो ये प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका का होता है। चौथा कार्य कार्यपालिका पर या प्रशासन पर नियंत्रण करना भी व्यवस्थापिका का कार्य होता है। ये दोनों व्यवस्थाओं में, संसदात्मक में और अध्यक्षात्मक में, इसके भिन्न रूप पाए जाते हैं। संसदात्मक में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी ही होती है। तो संसदात्मक पे व्यवस्थापिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कार्यपालिका के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, क्योंकि कार्यपालिका पूरी तरह से उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा और यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित रखती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा तो हटाया भी जा सकता है मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू कार्यपालिका
के ऊपर व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है। हालांकि अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, पर उसके बहुत सारे कार्यों को व्यवस्थापिका की अनुमति की ज़रूरत होती है। जैसे प्रमुख पदों पर, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जब नियुक्ति की जाती है कार्यपालिका के द्वारा, तो उसको अमेरिका में, जैसे वहाँ का उदाहरण लें अगर हम, तो वहाँ की सीनेट की स्वीकृति लेनी ज़रूरी होती है। विदेशी राज्यों के साथ संधियों पर सीनेट की स्वीकृति लेनी ज़रूरी होती है। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिनके थ्रू व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो प्रोसीजर और मात्रा अलग अलग हो सकती है, पर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य, उसको सीमित रखने का कार्य, उसको उत्तरदायी रखने का कार्य, ताकि वो असीमित शक्तियों का प्रयोग ना करने लग जाए, अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए, ये जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की होती है। 5वां कार्य विचार विमर्श और जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो जनता क्या चाहती है, जनता की क्या इच्छा है, ये यहीं पर अभिव्यक्त होती है। जब कानूनों पर विचार विमर्श किया जाता है, विधेयकों पर जब पारित करते समय, तो जनता की इच्छा प्रकट होती है, या फिर जनता के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, जो व्यवस्थापिका के मेंबर हैं, वो प्रश्न वगैरह पूछ करके या अपने राय व्यक्त करके किन्हीं भी मुद्दों पर एक तरह से जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति ही करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, लोकतंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता की क्या राय है, जनता की क्या इच्छा है, इसे पहचानना, और ये व्यवस्थापिका में प्रकट होती है। यहाँ से हम इसको जान सकते हैं। अगला कार्य है न्याय संबंधी कतिपय कार्य। न्याय का प्रमुख कार्य तो न्यायपालिका को करना है, जो तीसरा अंग है सरकार का, पर कुछ क्षेत्रों में व्यवस्थापिका को भी थोड़े से कार्य सौंप दिए जाते हैं जनरली सभी शासन व्यवस्थाओं में। जैसे भारत में और यूएसए में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग लगा करके व्यवस्थापिका के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ये उसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो लॉर्ड सभा, जो वहाँ का संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसको वहाँ पर अपील का सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। तो ये कुछ एक न्यायिक शक्तियाँ व्यवस्थापिकाओं को सौंप दी जाती हैं सामान्यतः। एक और कार्य सामान्यतः उनको सौंप दिया जाता है निर्वाचन संबंधी कार्य, कहीं कहीं पर कुछ एक पदों को लेकर के व्यवस्थापिकाएं। जैसे हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, विधान सभाओं के भी लेते हैं निर्वाचित सदस्य। तो कहीं कहीं कुछ एक मामलों में व्यवस्थापिकाओं को निर्वाचन संबंधी कार्य भी, जैसे स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद और न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है, इस तरह के कुछ कार्य निर्वाचन संबंधी भी सौंप दिए जाते हैं। हालांकि आधुनिक समय में ये प्रवृत्ति देखने में आई है कि कार्यपालिका की तुलना में लोकतांत्रिक देशों में भी व्यवस्थापिका के महत्व में थोड़ी सी कमी आई है। ये क्यों हुआ है, क्या इसकी रियलिटी है, क्या कारण रहे इसके पीछे, इसको हम अलग से थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अभी हम पहले व्यवस्थापिका का संगठन देख लेते हैं कि किस तरह से व्यवस्थापिका की रचना होती है। इसमें सदनों की संख्या 1 होती है, 2 होती है, किस तरह से सदनों की संख्या रखी जाती है, किस तरह से उनकी रचना होती है, चयन पद्धति क्या होती है, और कार्यकाल वगैरह के बारे में यहाँ हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो व्यवस्थापिका के सदनों की संख्या के बारे में हम पहले बात करते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस। इस दृष्टि से व्यवस्थापिका 2 प्रकार की हो सकती है, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मतलब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर या बाईकैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय व्यवस्थापिका से मतलब है कि इसमें 2 सदन होंगे, 2 हाउसेज होंगे, और एक सदनीय में 1 ही सदन होगा। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में सामान्यतः एक सदन का निर्माण जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन वगैरह
नामों से पुकारा जाता है। मतलब 2 सदनों में से सामान्यतः रखा जाता है कि जो एक सदन है वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना हुआ हो। उसको सामान्यतः हर देश में प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन या निम्न सदन नाम दिया जाता है, मतलब फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस या लोअर हाउस। और जो दूसरा सदन है वो सामान्यतः किसी डिफरेंट पद्धति से निर्मित किया जाता है। जैसे लॉर्ड सभा ब्रिटेन में द्वितीय सदन है या उच्च सदन है, ये मुख्य रूप से वंश परंपरागत आधार पर निर्मित है। राज्यसभा हमारे यहाँ पर भारत में प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना हुआ होता है और कुछ एक सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो एक डिफरेंट थोड़ा सा पद्धति रख दी जाती है। और इसे जो दूसरा सदन है इसको प्राय सेकंड चैम्बर या द्वितीय सदन या उच्च सदन मतलब अपर हाउस के नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम ये होता है। सामान्यतः प्रथम सदन को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है हर एक शासन व्यवस्था में, क्योंकि डायरेक्टली इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि एक अपवाद प्रमुख एग्जाम्पल हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का दिखाई देता है, जहाँ पर उसका द्वितीय सदन सीनेट प्रथम सदन की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। ये एक अपवाद है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वहाँ संघीय व्यवस्था को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसमें राज्यों के प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं सीनेट में, तो इसलिए उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया हुआ है। पर सामान्यतः सभी जगहों पर प्रथम सदन को ज़्यादा शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से दी जाती हैं। सदन मतलब 2 भाग समझ लें हम, व्यवस्थापिका के 2 अंग या 2 सदन या उसके 2 टुकड़े करके हम मान सकते हैं। भारतीय व्यवस्थापिका संसद का जो प्रथम सदन है वो लोकसभा कहलाता है, ये हम जानते हैं, और द्वितीय सदन राज्यसभा है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है उसका प्रथम सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और द्वितीय सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हिंदी में से लॉर्ड सभा भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका जो कांग्रेस कहलाती है, वहाँ की जो संसद है वो संसद नाम नहीं है उसका, कांग्रेस नाम है। उसका प्रथम सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और द्वितीय और उच्च सदन सीनेट है। कहीं कहीं द्वितीय सदन की रचना वंश परंपरागत आधार पर है, जैसे ब्रिटेन में। कहीं मनोनयन है, जैसे इटली और कनाडा में। कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जैसे ब्राज़ील में। कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन है, जैसे अमेरिका और जापान में। और कहीं प्रथम सदन द्वारा, जैसे नॉर्वे में, उसका निर्वाचन किया जाता है। तो अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग पद्धतियों से द्वितीय सदन का निर्माण किया जाता है, ये सामान्यतः देखा गया है। भारत में राज्यसभा जो द्वितीय सदन है उसको 2 पद्धतियों से उसका निर्माण किया जाता है कि उसके जो मैक्सिमम सदस्य 250 तय किए गए थे संविधान के द्वारा, वर्तमान में 245 हैं। उस 245 में से 233 सदस्य प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह एक मिश्रित पैटर्न अपनाया है उसको बनाने का। कार्यकाल कहीं कहीं दोनों सदनों का समान रखा जाता है, पर अधिकांशतः द्वितीय सदन का कार्यकाल अधिक लंबा रखा जाता है। जैसे हमारे भारत में राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसके प्रत्येक सदस्य का हालांकि जो पर्सनल कार्यकाल है, व्यक्तिगत कार्यकाल, वो 6 वर्ष है, पर पूरा सदन कभी भी भंग नहीं होता। ये एक परमानेंट सदन है, इसके 1/3 सदस्य चुने जाते हैं एक बार में। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ये एक स्थायी सदन की तरह बनाया हुआ है। लॉर्ड सभा भी एक स्थायी सदन है ब्रिटेन में। हम ये भी विचार करेंगे आगे कि एक सदनीय या द्विसदनीय कौन सा रूप ज़्यादा अच्छा है व्यवस्थापिका का, किसे अपनाना चाहिए और दोनों में से किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।